हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज हम मोललता और नॉर्मलता पढ़ेंगे। हम लास्ट 2 लेक्चर से सांद्रता की इकाइयां पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में मोल भिन्न और मोलरता पढ़ी थी, और उससे पहले लेक्चर में हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ा था। तो बच्चों, आपको कंप्लीट सांद्रता की इकाइयां समझने के लिए वो पीछे वाले 2 लेक्चर देखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से देख सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, मोलरता का मतलब देखो, मोलरता में जैसे हमने 1 लीटर विलियन में विलेय के मोल लिए थे ना, अब यहां पर हमें क्या लेना है? एक तो द्रव्यमान लेना है और एक विलायक लेना है। ठीक है ना, विलियन नहीं लेना है मोलरता में। मोलरता में हमें विलायक लेना है। आगे बात समझ में कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो सिंपल कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है बच्चों, और मोलरता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, कहने का मतलब विलायक को आपको नीचे और विलेय के मोलों को आपको ऊपर लेना है। तो बच्चों, मोलरता का फॉर्मूला क्या बना कि मोलरता इक्वल विलेय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, और वो भी किसमें? केजी में। ठीक है बच्चों, और इसकी इकाई क्या बनी? या तो आप स्मॉल m लिखो, m का मतलब मोलल, या फिर आप लिखो, देखो, मोल पर केजी। ठीक है, ऊपर मोल और नीचे किलोग्राम है, तो मोल पर केजी लिखो या फिर स्मॉल m लिखो। आ गई बात समझ में? अब बच्चों, मोल क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन करते हैं। तो एक तो सिंपल क्वेश्चन ये लो कि 500 ग्राम, ध्यान से समझना, जलीय विलयन में 40 ग्राम NaOH उपस्थित है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करो। विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो बच्चों, पहले लिखो आप कि आपको दिया क्या क्या है क्वेश्चन में। तो आपको NaOH जो कि विलेय है दिया है 40 ग्राम। ठीक है, और विलयन दिया गया है आपको 500 ग्राम। तो हमें तो नीचे विलायक लेना है, तो विलायक कैसे निकालोगे? तो बच्चों, अगर मैं विलयन में से विलेय कम कर दूं कि 500 ग्राम विलयन है, उसमें 40 ग्राम ये है, तो विलायक कितना बचा? 460 ग्राम। आ गई बात समझ में? तो विलायक का तो पता चल गया। अब हमें मोल निकालने हैं। तो बच्चों, NaOH के मोल निकालने हैं। तो मोल का सूत्र क्या होता है? ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान। ग्राम कितना है? 40। और मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? तो ये भी आपने लास्ट लेक्चर में सीखा है। तो NaOH का कैसे निकालेंगे? देखो कि सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1 यानी कि 40। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कितने मोल बने? 1 मोल। अब देखो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो आप अगर मोलरता निकालोगे तो मोलरता के लिए हमें क्या क्या चाहिए? विलेय के मोल कितने आए हैं? 1 अपॉन विलायक का द्रव्यमान कितना आया है? 460 ग्राम। लेकिन आपको ग्राम में नहीं, किलोग्राम में लेना है। तो ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं?
1000 का भाग लगाते हैं, तो हम 1000 का भाग लगाएंगे और वो 1000 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये लो। आगे बात समझ में, या तो स्मॉल m लिखो या फिर मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स लिखो। ठीक है बच्चों, तो सिंपल क्वेश्चन आ गया समझ में आपके। अब देखो मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना जरा। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि H2SO4 के 1 मोलर H2SO4 के 1 मोलर विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व, ध्यान देना, विलयन का घनत्व 2 ग्राम पर ml हो। ठीक है, तो देखो हमें H2SO4 के 1 मोलर विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो पहले तो देखो हमें दिया क्या है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। हमें दिया है 1 मोलर H2SO4। अब इसका क्या मतलब होता है बच्चों, ध्यान से समझना। इसका मतलब हमें मोलरता दे रखी है 1। तो बच्चों मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोलरता का मतलब विलय के मोल बट्टे में विलयन का आयतन लीटर में। तो मोलरता का फॉर्मूला ये होता है ना कि विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। और बच्चों मोलरता हमें दे कितनी रखी है, 1, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है बच्चों, अब बताओ 1 कब आएगा, जब ऊपर वाला भी 1 हो और नीचे वाला भी क्या हो, 1 हो। तो हमें पता, इससे हमने यह पता लगा लिया कि H2SO4 हमारे पास 1 मोल है और विलयन कितना है, विलयन हमारे पास 1 लीटर है। तो 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर है। आ गई बच्चों बात समझ में। ठीक है, तो इससे हमने ये पता लगा लिया। ठीक है, अब देखो 1 मोल का द्रव्यमान क्या होता है, 1 मोल का द्रव्यमान होता है मोलर द्रव्यमान। क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। और बच्चों मोलर द्रव्यमान हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, काउंट करके। तो हाइड्रोजन 1 का 1, 2 का 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन का 1 का 16, तो 4 का ये, तो 98। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान 98 ग्राम पर मोल होता है। और मोलर द्रव्यमान का मतलब 1 मोल का द्रव्यमान। तो 1 मोल हमें दे रखा है, यानी कि H2SO4 कितना दे रखा है, 98 ग्राम। कितना दे रखा है बच्चों, 98 ग्राम दे रखा है। क्योंकि हमें यह पता है कि 1 मोल दे रखा है, तो 1 मोल में इतना ग्राम होता है। आ गई बच्चों बात समझ में। अब बच्चों देखो विलयन नहीं चाहिए हमें, विलायक चाहिए। और आयतन नहीं चाहिए हमें, द्रव्यमान चाहिए। तो पहले तो विलयन को हमें द्रव्यमान में कन्वर्ट करना होगा। तो द्रव्यमान में कौन कन्वर्ट करता है, घनत्व। और हमें घनत्व कितना दिया गया है, 2 ग्राम पर ml। ठीक है ना बच्चों। अब देखो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व कितना दे रखा है, 2, द्रव्यमान हमें निकालना है, आयतन दे रखा है 1000 ml। तो m बराबर कितना बना, 2000 ग्राम। आ गई बात समझ में। तो बच्चों यह जो द्रव्यमान आया है ना, वो आया है विलयन का। किसका आया है, विलयन का। लेकिन हमें नीचे क्या चाहिए, विलायक चाहिए। तो बच्चों विलायक कैसे निकालोगे। अब देखो हमारे पास विलयन 2000 ग्राम है पूरा, ठीक है। और उसमें से 98 ग्राम H2SO4 अगर आप कम कर दोगे तो आपके पास जो बचेगा वो विलायक होगा कि नहीं होगा। कि टोटल विलयन 2000 ग्राम है, उसमें 98 ग्राम H2SO4 है, तो विलायक कितना बचा, इतना बचा। अब बच्चों अपना काम हो गया है, तो मोललता निकालेंगे। देखो तो अगर हम मोललता निकालेंगे तो विलय के मोल, तो 1 मोलर का मतलब 1 मोल कितना है, तो विलय के मोल तो 1 ही है, अपॉन विलायक कितना निकाल लिया,
इतना, और ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में चेंज करोगे, 1000 का भाग लगाओगे और वो ऊपर चला जाएगा। ये लो, मोल केजी इनवर्स या स्मॉल m लिख दो। तो बच्चों समझ गए क्या? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि 10% W/V H2SO4 की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मोललता ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व, ध्यान देना बच्चों, विलयन का घनत्व 2 ग्राम पर ml हो। अब देखो इसकी मोललता कैसे ज्ञात करेंगे? पहले तो देखो हमको दिया क्या है, हमें दिया है 10% W/V H2SO4 का विलयन। ठीक है ना बच्चों। अब पहले तो W/V क्या होता है वो लिखो। तो W/V यानी कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर विलेय होता है तो विलेय का W मतलब वेट ग्राम, नीचे विलयन होता है तो V का मतलब वॉल्यूम आयतन। तो ऊपर वाले का तो होता है द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान अपोन नीचे विलयन होता है, और विलयन के लिए V का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, विलयन का आयतन इंटू 100। तो ये W/V होता है। और बच्चों यह W/V कितना दे रखा है आपको कि 10% है। कितना है? 10% है। तो बच्चों यह 10% कब आएगा? जब ऊपर वाला 10 हो, 10 ग्राम हो, द्रव्यमान है ना, नीचे वाला 100 ml हो, तब जाकर के ये 10% आएगा। तो बच्चों हमने इससे क्या पता लगा लिया? इससे यह पता लगा लिया कि H2SO4 तो 10 ग्राम है और विलयन कितना है? 100 ml है। इससे हमने ये पता लगा लिया ना। चलो इसका काम हो गया। अब बच्चों घनत्व, तो घनत्व से हम विलयन के आयतन को द्रव्यमान में बदल लेंगे। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। घनत्व कितना दिया गया है? 2 ग्राम। मास हमें निकालना है, ठीक है, और वॉल्यूम कितना दिया गया है? 100। तो m इज इक्वल क्या हो गया? 200 ग्राम। तो बच्चों विलयन हमारे पास कितना ग्राम आ गया? 200 ग्राम। अब हमें तो चाहिए विलायक। क्या चाहिए बच्चों? विलायक। तो टोटल विलयन कितना है? 200 ग्राम, और उसमें से H2SO4 कितना है? 10 ग्राम। तो हमारे पास विलायक कितना बचा? 190 ग्राम। हुआ कि नहीं हुआ? बच्चों आ गई बात समझ में? ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास। अब देखो मोललता निकालनी है, तो विलेय के मोल। तो मोललता के लिए विलेय के मोल, मोल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मोल क्या होता है? ग्राम अपॉन मोलर द्रव्यमान। आपको H2SO4 के कितने ग्राम दिए हुए हैं? 10 ग्राम। मोलर द्रव्यमान आप कैलकुलेट कर लेते हो, कितना है? 98। तो मोललता बराबर विलेय के मोल, तो मोल तो ये आ गए, अपोन विलायक का द्रव्यमान। विलायक कितना है? 190, और ग्राम में है, किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000। तो हमारे पास 10/98 ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो इतनी हमारे पास मोललता आ गई। तो बच्चों आया कि नहीं आया समझ में? आ गया, वेरी गुड। तो बच्चों अब हम सांद्रता की नेक्स्ट इकाई नॉर्मलता स्टार्ट करते हैं। तो इसको ध्यान से समझना, यह मोलरता और मोललता से अलग है, ठीक है ना। वैसे मोलरता से सेम है ये, क्योंकि मोलरता में हम विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लेते हैं। नॉर्मलता में हम क्या लेंगे? विलेय के ग्राम तुल्यांक, ठीक है ना बच्चों। तो इसको ध्यान से समझना। तो अपनी नेक्स्ट सांद्रता की इकाई है नॉर्मलता। इसे बच्चों हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, और इसको ध्यान से समझना। तो देखो इसमें मोल की जगह बस ग्राम तुल्यांक होंगे, और सेम टू सेम मोलरता जैसी है, ठीक है ना। तो 1 लीटर, ध्यान से समझना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित
में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो देखो नॉर्मलता का फॉर्मूला अपने पास क्या बना, तो देखो नॉर्मलता नीचे विलियन है और ऊपर ग्राम तुल्यांक है, तो विलेय के ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन, और आयतन भी किसमें, लीटर में। तो इसकी इकाई या तो आप कैपिटल एन लगाओ या फिर लगाओ आप ग्राम तुल्यांक। ठीक है ना, ग्राम तुल्यांक और लीटर इनवर्स, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। ठीक है बच्चों। तो नॉर्मलता निकालने के लिए आपको ग्राम तुल्यांक निकालने होंगे। जैसे मोलरता निकालने के लिए हमें मोल निकालने होते हैं ना, तो नॉर्मलता निकालने के लिए ग्राम तुल्यांक निकालने होंगे। और बच्चों ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। तो ग्राम तुल्यांक, जैसे मोल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम में मोलर द्रव्यमान का भाग देते हैं, वैसे ही ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए हम ग्राम में तुल्यांकी द्रव्यमान का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, तुल्यांकी द्रव्यमान का। तो बच्चों देखो तुल्यांकी द्रव्यमान अगर आपको निकालना आ जाएगा तो आपको ग्राम तुल्यांक निकालने आ जाएंगे, और ग्राम तुल्यांक अगर आप सीख गए तो आप नॉर्मलता निकालनी सीख जाओगे। ठीक है ना। तो पहले तो बच्चों ये समझो कि ग्राम तुल्यांक होता क्या है। जैसे मैंने आपको मोल बताया था वैसे ही देखो ग्राम तुल्यांक बताता हूं। ग्राम तुल्यांक क्या होता है, तो बच्चों ग्राम तुल्यांक किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो दूसरे के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है ना। वैसे तो देखो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, जो 11th में पढ़ते हो ना कि केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट, तो उसमें हम पूरी डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको उतना बता दूंगा जितने में आप अच्छी तरह से समझ सको, है ना, एकदम शॉर्ट में। तो ग्राम तुल्यांक का मतलब किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो दूसरे से अभिक्रिया करे, अभिक्रिया करे। अब देखो इस लाइन का मतलब समझो आप। जैसे मान लो आप यहां पर ये अभिक्रिया कर रहे हो, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3। तो इसका मतलब क्या है, स्टैइकियोमेट्री गुणांक क्या बताते हैं, मोलों की संख्या बताते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर देखो ये है कि नाइट्रोजन के 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ अभिक्रिया करते हैं और अमोनिया के 2 मोल बनाते हैं। तो ये तो एक संतुलित समीकरण है। अगर मान लो संतुलित समीकरण नहीं होती तब आपको कैसे पता चलता कि कितनी नाइट्रोजन और कितनी हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रही है। ठीक है ना। तो देखो ऐसे मोलों में अगर आपको पता लगाना है तो आपको अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा, है ना। यहां पर ये संतुलित अभिक्रिया है, इसलिए आप बोल सकते हो कि नाइट्रोजन के 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये अभिक्रिया मिल जाए, अब आप इसको कैसे बताओगे कि कितनी नाइट्रोजन के साथ कितनी हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रही है। ठीक है ना। यहां पर तो ये लग रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 1 मोल हाइड्रोजन अभिक्रिया कर रही है, लेकिन देखो बन क्या रहा है, 1 मोल अमोनिया बन रही है। तो इससे तो कुछ पता नहीं लग रहा। ठीक है ना। तब क्या करोगे कि नाइट्रोजन का 1 ग्राम तुल्यांक हाइड्रोजन के 1 ग्राम तुल्यांक के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है ना बच्चों। तो ग्राम तुल्यांक का मतलब यही होता है कि जो किसी दूसरे के साथ, मतलब पदार्थ की वह मात्रा जो किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया करे। ठीक है ना। या फिर अगर आप ऐसे समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि ग्राम तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है, ग्राम तुल्यांक पदार्थ की वह मात्रा है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम बार से, ठीक है ना,
उसके बाद ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन के 14/3 से, ऑक्सीजन के 8 से, क्लोरीन के 35.5 से अभिक्रिया करे। तो बच्चों देख लो यहां पर ग्राम तुल्यांक नाइट्रोजन का इतना होगा, नाइट्रोजन का 1 ग्राम तुल्यांक कितना होता है, क्योंकि ग्राम तुल्यांक का मतलब मोलर द्रव्यमान अपॉन संयोजकता। तो नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 14 और संयोजकता कितनी होती है 3। तो नाइट्रोजन का 1 ग्राम तुल्यांक ही तो है ये। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 1 और संयोजकता कितनी होती है 1। तो हाइड्रोजन का भी ये 1 ग्राम तुल्यांक है। ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 16 और संयोजकता कितनी होती है, यानी कि ऑक्सीजन का भी ये 1 ग्राम तुल्यांक है ना। क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 35.5 और संयोजकता कितनी 1। ठीक है ना। तो बच्चों इसे नॉर्मली आप ऐसे समझो कि ग्राम तुल्यांक किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो किसी दूसरे के साथ अभिक्रिया करे। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब देखो मेन मुद्दा क्या है अपना, मेन मुद्दा है कि ग्राम तुल्यांक को निकाले कैसे। ठीक है ना, परिभाषा थोड़ी ना आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है ना। तो अगर आपको ग्राम तुल्यांक निकालना आता है और चाहे इसके बारे में आपको कुछ भी पता ना हो, अगर आपको यह निकालना आता है तो अपना काम तो हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, आगे बात समझ में। तो ग्राम तुल्यांक निकालने के लिए हमें तुल्यांकी द्रव्यमान चाहिए। अब देखो तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए आपको मोलर द्रव्यमान में किसी ना किसी का भाग देना है। तो बच्चों तुल्यांकी द्रव्यमान मतलब मेन मुद्दा किसका बना, तुल्यांकी द्रव्यमान का ना। तो तुल्यांकी द्रव्यमान निकालने के लिए आपको मोलर द्रव्यमान में किसी ना किसी का भाग देना है। ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम संयोजकता गुणांक। संयोजकता गुणांक का भाग देना है। किसका भाग देना है, संयोजकता गुणांक का भाग देना है। ठीक है ना बच्चों। अब देखो आपको संयोजकता गुणांक का पता हो, ध्यान से समझना, अगर आपको संयोजकता गुणांक का पता हो तो देखो मोलर द्रव्यमान तो हम सीधा जोड़ के निकाल लेते हैं। अगर आपको संयोजकता गुणांक का पता होगा तो आप तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल लेंगे। अगर आपने तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल लिया, क्योंकि ग्राम दिया हुआ होगा, अगर आपने तुल्यांकी द्रव्यमान निकाल लिया तो आप ग्राम तुल्यांक निकाल लेंगे, और अगर आपने ग्राम तुल्यांक निकाल लिया तो आप नॉर्मलता निकाल लेंगे। आ गई बात समझ में बच्चों। तो अब देखो, तो सबसे पहले हम अम्ल के लिए करते हैं। किसके लिए, अम्ल के लिए। तो बच्चों अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान होता है, अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान होता है वो ही मोलर द्रव्यमान अपॉन संयोजकता गुणांक। अब देखो अम्ल के लिए डायरेक्ट मैं संयोजकता गुणांक ही बता देता हूं। तो अम्ल का संयोजकता गुणांक होता है, संयोजकता गुणांक होता है अम्ल की क्षारकता। क्या, अम्ल की क्षारकता। और अम्ल की क्षारकता का मतलब होता है प्रतिस्थापन योग्य H+ की संख्या। मतलब अम्ल से कितने H+ निकल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इसके लिए मैं देखो अलग अलग अम्ल के लिए बता रहा हूं। जैसे HCl है तो HCl कितने H+ देता है, 1 H+ देता है ना, है ना। 1 H+ तो निकलता है। देखो HCl को आप तोड़ोगे H+ और Cl- तो 1 देता है ना, यानी कि HCl का संयोजकता गुणांक कितना हो गया 1। तो संयोजकता गुणांक आते ही आपका तुल्यांकी द्रव्यमान आ गया, तुल्यांकी द्रव्यमान आते ही आपका ग्राम तुल्यांक आ गया, और ग्राम तुल्यांक आते ही आपकी नॉर्मलता आ गई। इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, पहले ये बता देता हूं। तो HCl का संयोजकता गुणांक कितना हुआ 1। ऐसे ही देखो H2SO4 का संयोजकता गुणांक निकालेंगे तो H2SO4 हमें कितने H+ दे सकता है, 2 H+ दे सकता है ना। इसका मतलब H2SO4 का संयोजकता गुणांक कितना हुआ 2 हुआ। तो H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान निकालेंगे ना तो मोलर द्रव्यमान में 2 का भाग देंगे। ठीक है ना बच्चों। तो चलो साइड में लिख देता हूं मैं। HCl का संयोजकता गुणांक 1, H2SO4 का कितना 2। अब बच्चों हम H3PO4, H3PO3 और H3PO2 के लिए लिखते हैं।
अब यहां पर आपको एक अलग बात समझ में आएगी बच्चों। तो देखो यहां पर देखो H3PO4 का संयोजकता गुणांक 3 है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन दे सकता है। अब देखो यहां पर ये 3 हाइड्रोजन नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? देखो H3PO4 3 हाइड्रोजन इसलिए दे सकता है क्योंकि इसकी संयोजकता, ये संरचना देखो, तो यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और H को निकाल देगा। तो यहां से तीनों H निकल सकते हैं ना H3PO4 से, इसलिए इसका संयोजकता गुणांक कितना हो गया? 3 हो गया। लेकिन बच्चों अगर हम H3PO3 की बात करें तो इसकी संरचना ये होती है, इसमें OH दो ही होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, देख लो H3PO3। अब देखो ये दो हाइड्रोजन तो निकल सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी तत्व है, लेकिन फॉस्फोरस तो इसके इलेक्ट्रॉन नहीं आकर्षित कर सकता ना, इसका मतलब यह है हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। तो संयोजकता गुणांक कितना हुआ? 2 ही तो हुआ बच्चों, ठीक है ना। अब देखो इसका संयोजकता गुणांक देखते हैं H3PO2 का। तो इसकी संरचना बनाओ पहले, तो P डबल बॉन्ड O, OH, H और H। अब इसमें एक ही हाइड्रोजन निकल सकता है, तो इसका संयोजकता गुणांक कितना हुआ? 1 हुआ, ठीक है ना बच्चों। आ गई बात समझ में? तो चलो पहले अम्ल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अलग अलग करेंगे। तो बच्चों मान लो क्वेश्चन आ गया कि 500 ml जलीय विलयन में ध्यान से समझना बच्चों, 98 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है, ठीक है। इसको 196 कर लेते हैं, 196 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है। नॉर्मलता ज्ञात कीजिए बच्चों, ध्यान से समझना, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो नॉर्मलता के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पहले तो तुल्यांकी द्रव्यमान चाहिए, तो पहले हम तुल्यांकी द्रव्यमान निकालते हैं H2SO4 का। तो बच्चों तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान अपॉन संयोजकता गुणांक। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान काउंट कर लो, 98 आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके। अपॉन संयोजकता गुणांक, H2SO4 से कितने H निकल सकते हैं? 2 निकल सकते हैं ना, 2। तो H2SO4 का तुल्यांकी द्रव्यमान कितना आ गया? 49। चलो तुल्यांकी द्रव्यमान हो गया। अब हम ग्राम तुल्यांक निकालेंगे। तो बच्चों ग्राम तुल्यांक बराबर होता है ग्राम अपोन तुल्यांकी द्रव्यमान। तो आपको H2SO4 के कितने ग्राम दिए गए हैं? 196, ठीक है ना बच्चों। अपोन तुल्यांकी द्रव्यमान हमने कितना निकाला है? 49। तो ग्राम तुल्यांक कितने आ गए? 4 आ गए। कितने आ गए? 4 आ गए। अब बच्चों हम नॉर्मलता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नॉर्मलता। तो नॉर्मलता के लिए ग्राम तुल्यांक अपॉन विलियन का आयतन, विलियन कितना है? 500 ml है, लीटर में चेंज करेंगे, 1000 का भाग लगाएंगे और वो 1000 ऊपर चला जाएगा, यानी कि नॉर्मलता कितनी आ गई? 8 नॉर्मल। तो बच्चों आया कि नहीं आया समझ में? अब चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अम्ल का, और वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि 1 मोलर, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। 1 मोलर H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात करो, नॉर्मलता ज्ञात करो। तो बच्चों 1 मोलर का मतलब आपको क्या दे दी? मोलरता दे दी, और वो कितनी है? 1 है। और मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलेय के मोल बट्टा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, और वो किसमें? लीटर में। तो बच्चों मोलरता 1 कब आएगी? जब मोल भी 1 होगा और विलियन का आयतन भी 1 लीटर होगा, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर मोल दे रखा है 1, और 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, और H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 98 ग्राम, ठीक है ना। तो यानी कि H2SO4 हमारे पास कितना है? H2SO4 1 मोल है, और 1 मोल का मतलब 98 ग्राम। और बच्चों विलियन कितना दे रखा है? विलियन हमें 1 लीटर दे ही रखा है, ठीक है ना। अब नॉर्मलता निकालेंगे तो सबसे पहले हम तुल्यांकी द्रव्यमान निकालते हैं बच्चों। तो तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर क्या होता है? मोलर द्रव्यमान अपॉन
क्षारकता, तो तुल्यांकित द्रव्यमान 49। उसके बाद ग्राम तुल्यांक निकालते हैं, तो ग्राम तुल्यांक बराबर होता है, ग्राम कितना दे रखा है आपको 98 ग्राम ना, और तुल्यांकित द्रव्यमान 49 यानी कि 2, और नॉर्मलता निकाल लेंगे तो विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन 1 लीटर, तो कितनी नॉर्मलता आ गई 2। तो बच्चों ये ट्रिक याद रखना कि H2SO4 की जितनी मोलरता होती है उससे दुगुनी नॉर्मलता होती है। आ गई बात समझ में बच्चों। अब देखो कई बार क्या है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, और वो गड़बड़ क्या हो जाती है, मान लो आपको ये रिएक्शन दे दी कि H2SO4 प्लस NaOH, ठीक है ना, तो यहां पर देखो एक H इधर से निकला और OH H2O बाहर। अब देखो सोडियम इसके साथ जुड़ गया तो NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। तो बच्चों यहां पर आपको H2SO4 की क्षारकता 2 नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि H2SO4 ने कितने H दिए हैं, H2SO4 ने एक H दिया है, इसका मतलब यहां पर H2SO4 की क्षारकता 2 नहीं बल्कि कितनी है, 1 है। तो यहां पर तुल्यांकित द्रव्यमान भी वही होगा जो मोलर द्रव्यमान होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं तुल्यांकित द्रव्यमान के लिए संयोजकता गुणांक का भाग लगाते हैं, और यहां पर संयोजकता गुणांक 2 नहीं है, यहां पर संयोजकता गुणांक कितना है, 1 है। तो कई बार ऐसे रिएक्शन दे देना तब थोड़ा सा देख लेना कि अम्ल से कितने H निकल रहे हैं। आ गई बात समझ में। तो बच्चों अब हम अम्ल के लिए हमने नॉर्मलता निकाल ली, अब हम क्षार के लिए नॉर्मलता निकालेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और इसको लिख लो। तो बच्चों अब हम क्षार की नॉर्मलता निकालते हैं। तो देखो नॉर्मलता के लिए हमें संयोजकता गुणांक निकालना होगा। तो देखो क्षार का संयोजकता गुणांक क्या होता है, तो क्षार का संयोजकता गुणांक, संयोजकता गुणांक, तो बच्चों क्षार के लिए हम संयोजकता गुणांक लगाते हैं क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता, और क्षार की अम्लता का मतलब है OH कितने निकलते हैं, OH की संख्या। तो ये तो देखने से ही पता लग जाएगा, ठीक है ना बच्चों। जैसे NaOH है तो इसका संयोजकता गुणांक कितना है, इससे कितने OH बनेंगे, 1, तो इसका संयोजकता गुणांक 1। ऐसे ही मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 2। ऐसे ही मान लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 3। आ गई बात समझ में। तो क्वेश्चन अपने आप कर लेना, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको बोल दे कि 500 ml जलीय विलयन में, 500 ml विलयन में 80 ग्राम NaOH घुला हुआ है, घुला हुआ है, तो नॉर्मलता निकालो। तो नॉर्मलता के लिए हमें तुल्यांकित द्रव्यमान चाहिए बच्चों, क्या चाहिए, तुल्यांकित द्रव्यमान, और तुल्यांकित द्रव्यमान होता है मोलर द्रव्यमान। NaOH का मोलर द्रव्यमान आप जानते हो 40 अपॉन संयोजकता गुणांक, संयोजकता गुणांक का मतलब OH की संख्या, तो कितने OH है, 1, तो तुल्यांकित द्रव्यमान आ गया 40। उसके बाद ग्राम तुल्यांक निकालोगे तो ग्राम आपको 80 दिया गया है और तुल्यांकित द्रव्यमान 40, तो ग्राम तुल्यांक आ गए आपके पास 2। अब ग्राम तुल्यांक आ गए तो आपको विलयन देखो 500 ml दिया हुआ है, तो सिंपल आप निकाल सकते हो, ठीक है ना बच्चों। अब देखो अगर आपको अकेला तत्व दे दे, अगर आपको अकेला तत्व दे देना, अकेला तत्व, तो उसका जो संयोजकता गुणांक होता है वो उसकी संयोजकता ही होती है। क्या होती है, संयोजकता। जैसे बच्चों मान लो आपको ऐसे बोल दे कि 500 ml जलीय विलयन में 92 ग्राम सोडियम उपस्थित है, सोडियम उपस्थित है, तो नॉर्मलता ज्ञात करो। तो आप नॉर्मलता ज्ञात करो, ठीक है ना बच्चों। तो नॉर्मलता के लिए हमें क्या चाहिए, संयोजकता गुणांक, और संयोजकता गुणांक का मतलब संयोजकता ही। तो तुल्यांकित द्रव्यमान कैसे निकालोगे, तुल्यांकित द्रव्यमान बराबर होता है मोलर द्रव्यमान, तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान 23 और संयोजकता कितनी होती है, 1, तो तुल्यांकित द्रव्यमान 23 ही आया ना। उसके बाद आप ग्राम तुल्यांक निकालोगे, क्या निकालोगे बच्चों, ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक होता है ग्राम, ग्राम कितना दिया गया आपको 92 और अपॉन तुल्यांकित द्रव्यमान कितना है 23, तो 4। उसके बाद आप क्या निकालोगे, नॉर्मलता, तो विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन,
मिलीलीटर में है तो आप लीटर के लिए 1000 से डिवाइड वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि आपके पास 8 नॉर्मल। तो ये अकेले तत्व के लिए हो गया। अब बच्चों लवण के लिए क्या होता है तो वो ध्यान से समझना, लवण के लिए क्या होगा, ठीक है ना। तो लवण के लिए देखो संयोजकता गुणांक, लवण के लिए संयोजकता गुणांक होगा कि धनायन द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, धनायन द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। या फिर धनायन पर आवेश मान लो, तो जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उतना ही तो पॉजिटिव आवेश बनेगा ना। तो धनायन पर आवेश, ठीक है ना बच्चों। जैसे NaCl अगर आपके पास आ जाए ना, NaCl का क्वेश्चन, तो इसमें सोडियम पर कितना प्लस होता है 1 प्लस, तो आप संयोजकता गुणांक क्या लोगे 1 लोगे, ठीक है। ऐसे मान लो AlCl3 आ गया, तो एल्यूमिनियम पर कितना प्लस 3 प्लस, तो संयोजकता गुणांक कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना बच्चों। अगर मान लो आपके पास एल्यूमिनियम सल्फेट आ जाए Al2SO4 का होल थ्राइज, तो यहां पर देखो एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो यहां पर एल्यूमिनियम 3 प्लस में है, लेकिन एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है। इसका मतलब 2 एल्यूमिनियम द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता गुणांक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। और प्लस भी देख लो, चाहे आप एक एल्यूमिनियम पर 3 प्लस है तो 2 एल्यूमिनियम पर कितने प्लस होंगे 6 प्लस होंगे। आ गई बच्चों बात समझ में, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको बस नॉर्मलता के लिए संयोजकता गुणांक का पता होना चाहिए, क्योंकि संयोजकता गुणांक से तुल्यांकित द्रव्यमान आ जाएगा, तुल्यांकित द्रव्यमान से ग्राम तुल्यांक आ जाएगा, और ग्राम तुल्यांक आने से नॉर्मलता आ जाएगी, ठीक है बच्चों। यदि आप लेक्चर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।